स्टार्ट करते हैं। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देखो, आप लोगों ने F7 में आप लोगों ने कंसोलिडेटेड SOFP आनी चाहिए, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड OCI। तो हम लोग डायरेक्ट ये पढ़ रहे हैं, सही है। डायरेक्ट ये पढ़ रहे हैं, इसमें ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। अच्छा, तो अब आप लोगों को पेरेंट और सब्सिडरी की P&L गिवन होगी क्वेश्चन में। सही है, P&L गिवन होगी। तो ऐसा होता नहीं है कभी कि P&L का 20 नंबर का क्वेश्चन आया हो। सही है, ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है P&L में कि वो 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें बन जाए। तो ये देखो, पहले इसने मांगा हुआ गुडविल और फिर मांगा हुआ P&L। तो P&L मैं कहता हूँ मैक्सिमम ही 15 की होगी, इससे ज़्यादा की तो होती ही नहीं है। मुझे 15 भी नहीं लगता कि कभी आया हो। अच्छा, तो दो P&L गिवन है। सही है, P&L गिवन है। तो अब तुम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहला रूल, सबसे आसान रूल, पेरेंट और सब्सिडरी के इनकम और एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, और वो भी 100%। अच्छा, 100%। ये गलती नहीं करनी। सही है, गलती नहीं करनी कि पेरेंट 100% ले लो और सब्सिडरी को लाइक कि पेरेंट की जितनी ओनरशिप थी वो ले लो। ये वाला काम नहीं करना। सही है, ये एग्जामिनर ने रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कॉमन एरर है, ये बहुत ज़्यादा एरर ये होता है बच्चे से। तो ये नहीं करना, सब्सिडरी के टोटल लेने हैं ताकि एंड में प्रॉफिट भी टोटल है। तो ठीक है, हम उस प्रॉफिट को बंटवारा कर लेंगे, NCI निकाल देंगे बीच में से, पीछे ग्रुप का प्रॉफिट बच जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम लोग फुली कंसोलिडेट करते हैं सब्सिडरी को। सही है, फुली कंसोलिडेट करते हैं, नंबर वन। तो इस रूल के मुताबिक पेरेंट और सब्सिडरी के इनकम्स और एक्सपेंसेस को ऐड करोगे। सही है, ये OCI यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मैं OCI के बारे में अभी नहीं बता रहा। अच्छा, इनकम और एक्सपेंसेस ऐड हो गए। रूल नंबर 2,
इफ सब्सिडरी इज एक्वायर्ड इन मिड ईयर, सही है, उस साल के बीच में अगर हमने इसको एक्वायर किया तो क्या होगा। फिर ये रूल नंबर 1 जो था इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, ये जो पी प्लस एस की है ना, इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। फिर क्या करोगे, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल सब्सिडरी को एग्जैक्ट राइट इन द मिडल ऑफ द ईयर हमने नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन मैंने ओपन किया है, क्वेश्चन देखो, हमने कब एक्वायर किया है, 1 जनवरी x6 को, और आज क्या है, 30 सितंबर x6, सही है। तो राइट बिफोर, लाइक 9 मंथ्स बिफोर हमने इसको एक्वायर किया। जब ईयर स्टार्ट हुआ था ना उसके 3 मंथ्स बाद हमने इसको एक्वायर किया था। तो पहले 3 मंथ्स में ये हमारी सब्सिडी नहीं थी, तो पहले 3 मंथ्स में इसने जो भी अर्न किया है, ये जो भी खर्चा किया है वो हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन होता है। सही है, ये एस में भी यही रूल अप्लाई होता था कि पोस्ट एक्विजिशन हम लोग लेते थे, वो GRE और NCI में एलोकेट करते थे। तो हमने क्या करना है, सब्सिडी के सारे रिजल्ट्स को टाइम अपोर्शन करना है। पहले 3 मंथ्स का प्रॉफिट और एक्सपेंस हमारा नहीं है, बट 9 मंथ्स का हमारा है। तो सब्सिडी को ऐड करने से पहले टाइम अपोर्शन कर लेना। सही है, सब्सिडी को ऐड करने से पहले टाइम अपोर्शन कर लेना। अच्छा, इसमें भी एक एरर बताया हुआ एग्जामिनर ने, बच्चे क्या करते हैं कि सब सब्सिडी के रिजल्ट्स को टाइम अपोर्शन करना है, सही है, पेरेंट के नहीं करना। ये ना, ये वाली गलती कर दो। तो दूसरे रूल के मुताबिक क्या देखा हमने, 9 मंथ्स, सब्सिडी के रिजल्ट्स को ऐड करने से पहले टाइम अपोर्शन। सब्सिडी के सारे रिजल्ट्स को टाइम अपोर्शन करना पड़ेगा ऐड करने से पहले। अच्छा, तो ये रूल नंबर 1 और 2 आपस में इंटरलिंक्ड हैं, सही है। पहला बेसिक जनरल रूल था, ऐड करो इनकम एंड एक्सपेंसेस, और उसी के साथ था कि भाई अगर आपने सब्सिडरी को मिड ईयर में एक्वायर किया तो उसके सारे रिजल्ट्स को टाइम अपोर्शन करके ऐड करना। क्यों, ताकि इनकम और एक्सपेंसेस ग्रुप में ग्रुप की शो हो। सही है, कि जो ग्रुप ने इसको एक्वायर किया था उसके बाद कितना कमाया, वो वाली ग्रुप की अर्निंग्स सारी प्रेजेंट हो रही हैं सब्सिडरी में। तो पहले 2 रूल्स हो गए, आगे चलते हैं। अच्छा, तो इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन P&L में भी तुम लोगों की जान नहीं छोड़ेगी, सही है, इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन। तो वहाँ पे तो रिसीवेबल पेएबल वाला रूल था SOFP में, तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस वाला रूल है। इफ एनी इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन रिजल्टेड इन, कोई भी ऐसी इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन जो एक कंपनी के लिए इनकम हो दूसरे के लिए एक्सपेंस, तो उसको कैंसिल आउट करोगे। जैसे कि
एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल होंगी इंटरग्रुप इनकम एंड एक्सपेंसेस की? सबसे पहली, इंटरग्रुप सेल्स एंड परचेज, जिसने अपनी सेल्स में सेल्स लिखी हुई है, दूसरे वाले ने कॉस्ट में लिखा हुआ होगा वो, तो जो पूरे ग्रुप का मालिक है तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इस ट्रांजैक्शन का। तो क्या हम उसको ऐसी इनकम ग्रुप स्टेटमेंट में लिख के बताएं जिसका उस जो रियल में उसकी इनकम ही ना हो? बात समझ आई नहीं है कि फॉर एग्जांपल पेरेंट और सब्सिडरी दो डिपार्टमेंट्स हैं एक ही कंपनी के। तो एक डिपार्टमेंट कह रहा है हमने इनकम कमाई है और दूसरा कह रहा है कि हमने एक्सपेंस इनकर किया। तो मालिक को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बेशक एक कंपनी ने इनकम लिख दी दूसरे ने एक्सपेंस लिख दिया, बट ओनर को कुछ नहीं फ़ायदा हुआ इसके, ये जो दोनों कंपनीज का ओनर है। तो इंट्रा ग्रुप सेल्स और परचेज को हमें डिलीट करना पड़ता है। ये टोटल वैल्यू जितनी भी सेल्स लिखी हुई है, मैं कोई पर्क की बात नहीं कर रहा, मैं क्लोजिंग स्टॉक की भी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कितनी सेल्स लिखी है वो सेल्स हटाओ। सही है, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही हम लोगों ने डिलीट कर देनी है कि जैसे वो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं। अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने पेरेंट को लोन नोट्स इशू किए हों, तो एक ने फाइनेंस इनकम लिखी हुई होगी, इंटरेस्ट इनकम, एक ने फाइनेंस इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम लिखी हुई होगी, दूसरे ने फाइनेंस कॉस्ट लिखी हुई होगी, तो उसको भी डिलीट कर दो। जिसने फाइनेंस इनकम लिखी हुई है वो भी हटा दे, इंट्रा ग्रुप फाइनेंस इनकम, और इंट्रा ग्रुप फाइनेंस कॉस्ट भी हटा दो जिसने भी लिखी हुई है। मंथ्स को देखना कि कितने मंथ्स हुए हैं लोन नोट्स इशू किए हुए, क्योंकि मंथ्स के हिसाब से यहाँ पे एंट्री करोगे, क्योंकि जब इशू किए हैं तो उसके बाद से ही सूद अराइज हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अक्टूबर में हमने वो ये इंट्रा ग्रुप लोन नोट्स वगैरह दिए हैं, तो 3 मंथ्स बिफोर अगर दिए हैं तो फिर 3 मंथ्स के ही सूद सिर्फ आएगा, 3 मंथ्स की एंट्री करना है यहाँ पे। फिर इन्वेस्टमेंट इनकम में हमने पेरेंट ने डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी भी लिखा हुआ होता है, वो भी हटाओगे? वो भी हटाओगे, सही है। पेरेंट ने अगर डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी लिखा है और पेरेंट उसका प्रॉफिट भी यहाँ पे पी एंड एल स्टेटमेंट में ऐड कर रहा है अपने साथ, तो डिविडेंड भी लिख रहे हैं और प्रॉफिट भी, तो प्रॉफिट में से ही तो उसने डिविडेंड दिया था सब्सिडरी ने, तो इसीलिए डिविडेंड नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट लिखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं स्टेटमेंट में। अच्छा, अगर कोई और डिविडेंड इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम दी हुई हो तो वो लिख ही रहने दो, इंट्रा ग्रुप वाली सिर्फ डिलीट करनी है। तो ये कैंसल आउट की मैं लिस्ट बना रहा हूँ। अच्छा, अब अगर इंट्रा ग्रुप परचेजेस में स्टॉक था, स्टॉक खरीद लिया और बेचने वाले ने प्रॉफिट पे बेचा और खरीदने वाले के पास वो स्टॉक बच गया अगर, तो फिर अराइज होता है क्या? पर्प। अच्छा, जब हमने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही डिलीट कर दी है, ये देखो, जब पूरी की ट्रांजैक्शन ही हमने डिलीट कर दिया तो फिर तो प्रॉफिट का तो एलिमेंट बचता ही नहीं है बीच में, तो पर्प कहाँ से आ गया? तो हमने ट्रांजैक्शन डिलीट कर दी है तो प्रॉफिट डिलीट हुआ है ना अभी। जिसने खरीदा है उसने तो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ होगा, देखो,
इसने 1,000 की सेल्स की टोटल, इसको सब्सिडरी को, तो उसने यहाँ लिखा हुआ होगा परचेजेस में, तो ये तो हमने कैंसिल कर दी है टोटल, बट इसने क्लोजिंग स्टॉक में भी तो लिखा हुआ होगा ना। अब मैं कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक इसके बाद बच गया था 200 का, तो इसने 200 यहाँ पे भी तो लिखा होगा, तो इसको तो नहीं हमने अभी तक एडजस्ट किया, इस 200 को, क्लोजिंग स्टॉक को। तो बेचने वाले का बेशक प्रॉफिट उड़ा दिया हमने, वो ट्रांजैक्शन ही हमने डिलीट कर दिया, बट ख़रीदने वाले का क्लोजिंग स्टॉक नहीं एडजस्ट किया। तो क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करना है पर्प की अमाउंट से, उसका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिखा हुआ है क्योंकि उसने ख़रीदा महंगा था पेरेंट से। तो क्लोजिंग स्टॉक में अमाउंट ज़्यादा लिखी हुई है, इसको कम करना है पर्प की अमाउंट से। जब क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, जितना ये फिगर छोटा होगा उतनी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। ये फिगर हमने क्यों छोटा करना है, क्योंकि ख़रीदने वाले ने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा वैल्यू पे लिखा हुआ है। बात समझ आई है, बेचने वाले ने ज़्यादा महंगा बेचा था उसे, तो ख़रीदने वाले ने लिखा भी महंगा, तो उसकी जो अमाउंट होती है क्लोजिंग स्टॉक की उसमें पर्प होता है, तो वो डिलीट करना होता है। सही है, दूसरा रुख क्लोजिंग स्टॉक से डिलीट करते थे, तो जब क्लोजिंग स्टॉक में से वो पर्प निकालेंगे ये अमाउंट छोटी हो जाएगी, तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो क्यों ना हम डायरेक्ट यहाँ पे पर्प ऐड कर दें। सही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को डायरेक्ट बढ़ा दो, क्लोजिंग स्टॉक को कम करना, उसमें से पर्प हटाना, मीन्स के उतने का ही कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। बस दो चार बातें ही रह गई हैं, ख़त्म हो गई है। कुछ एडजस्टमेंट्स हम लोग सब्सिडरी की किया करते थे उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में, तो इधर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ तो नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किस्सा ही ख़त्म हो जाता है जब वो चीज़ ही नहीं है। तो हम लोग सब्सिडरी के नेट एसेट्स की एडजस्टमेंट करते थे। यहाँ पे एसेट लाइबिलिटी है ही नहीं, बट एसेट को डेप्रिशिएट किया करते थे, कुछ इस तरह की चीज़ें थी ना, एसेट्स वगैरह को डेप्रिशिएट किया करते थे, तो वो तो पी एंड एल में जाती थी ना, जो रिटेन्ड अर्निंग वर्किंग टू के रिपोर्टिंग कॉलम में जाती थी, तो वो वाले इम्पैक्ट लेके आने हैं यहाँ पर। देखो जब हम लोग फेयर वैल्यू इंक्रीज करते थे तो एसेट इंक्रीज हो जाता था ना, सब्सिडरी का असासा बढ़ाना पड़ता था, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाती थी, इंक्रीज। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन पी एंड एल में लेके आओ। सही है, एडिशनल डेप्रिसिएशन पी एंड एल में लेके आओगे, तो कहाँ लेके आओगे वो बताएगा। वो फॉर एग्जांपल बोले एडमिन एक्सपेंसेस में, वो बोले कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो इधर लिख देना। सही है, इधर लिख देना कॉस्ट ऑफ सेल्स में। डेप्रिसिएशन करना मीन्स के कॉस्ट को इंक्रीज करना होगा। अच्छा, अच्छा इसी तरह अगर सब्सिडरी का कोई इंटेंजिबल एसेट हमने रिकॉर्ड किया है, सब्सिडरी के पास कोई ना कोई इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल होता है जो उसने नहीं रिकॉर्ड किया होता है, हम करते हैं, उस एसेट्स में तो इंक्रीज किया था हमने। तो जब एसेट इंक्रीज तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होती है, तो इसकी भी डेप्रिसिएशन यहाँ पे एडजस्ट किया करोगे। मंथ्स का ख्याल रखना, ये भी चीज़ें टाइम अपोर्शन होंगी, पर्प नहीं होता, पर्प निकलते ही क्लोजिंग स्टॉक पे है, बट ये डेप्रिसिएशन टाइम अपोर्शन होके आएगी। अच्छा, 9 महीने गुजरे हैं, ये फाइनेंस कॉस्ट लोन पे डिपेंड करते हैं कि कब इन्होंने लोन आपस में दिए हैं। फिर हम लोग इम्पेयरमेंट किया करते थे गुडविल की।
किसकी इम्पेयरमेंट हो रही होती थी? सब्सिडरी की। तो इम्पेयरमेंट मीन्स कि लाइक वो इधर ऐड करवा दे बेशक। क्या पता कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करवाए, क्या पता एडमन में करवाए, बट ज़्यादा सूटेबल एडमन है। सही है, ज़्यादा सूटेबल एडमन है। तो एडमन में ही लिखना एम्पेयरमेंट, बट जिधर वो बोलेगा तो फिर वहीं पे लिखना पड़ेगा। इसी तरह सब्सिडरी के किसी क्वेश्चन में हमने देखा था स्टॉक में भी वो एडजस्टमेंट करवाता था। तो स्टॉक में अगर एडजस्टमेंट हो तो सब्सिडरी का स्टॉक इधर ही है। और बोलेगे फेयर वैल्यू गेन आया सब्सिडरी का 6 लाख का, तो 6 लाख इधर ऐड कर दो, फेयर वैल्यू इंक्रीज। वो बोले डिक्रीज आया तो डिक्रीज कर दो इन्वेंट्री को। बात समझ ही नहीं है। गाइस रूल्स ख़त्म हो गए हैं, बट एक छोटी सी वर्किंग रहती है। तो वो वर्किंग जाने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। बस दुआ करना कि ये क्वेश्चन आए। बट एग्जामिनर ने बताया हुआ कि ये सबसे बच्चा गलत आंसर इसके देता है। क्यों? क्योंकि वो एसएफपी के पीछे लगा रहता है और इसको बिल्कुल टाइम ही नहीं देता। तो आसान से आसान क्वेश्चन वो छोड़ देता है। लाइक कि स्कोर अच्छा कर सकता था बट वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की हुई होती। तो सबसे पहले क्या था? सब्सिडरी और पेरेंट के इनकम और एक्सपेंसेस को ऐड करो, बट सब्सिडरी सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन आनी चाहिए। ये बाकी भी करने हैं, चलो मैं कर देता हूँ जल्दी से। अच्छा, अगर कोई इंट्रा ग्रुप सेल परचेज थी तो हटा दो टोटल अमाउंट। अगर कोई इंट्रा ग्रुप फाइनेंस इनकम और फाइनेंस कॉस्ट थी तो वो भी हटा दो। पर कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड बैक कर दो। पर कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड बैक कर दो। क्यों? क्योंकि जिसने ख़रीदा था उसने क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा वैल्यू का लिखा है। तो उसका क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे तो मीन्स के कॉस्ट ऑफ सेल्स को इंक्रीज करोगे। और अगर सब्सिडरी से डिविडेंड आए हैं और पेरेंट ने यहाँ प्रेजेंट किए हुए हैं तो वो भी हटाओगे। क्यों हटाते हैं? सब्सिडरी से जो हमें डिविडेंड मिले थे इंडिविजुअल में तो हम एज अ इनकम शो करते हैं, बट यहाँ पे हटाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसका सारे का सारा प्रॉफिट ही कंसोलिडेट कर लिया। तो प्रॉफिट में से ही उसने डिविडेंड दिया था ना, तो अब डिविडेंड की यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बनती, क्योंकि हमने सारे का सारा ही उसका जो हमारे हिस्से का बनता था हमने लिख दिया ग्रुप स्टेटमेंट में। तो उसी में से उसने डिविडेंड भी दिए हैं, तो हम डिविडेंड भी अगर यहाँ पे लिखे हैं, उसकी सारी इनकम और एक्सपेंस भी लिखे हैं, तो इतना तो उसने कमाया ही नहीं होगा जितना हम लिख देंगे। इसी तरह एडिशनल डिप्रिसिएशन आपके एक्सपेंस बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं एडमन में लिखो। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल या फेयर वैल्यू सिंपल अपलिफ्ट करना, इन दोनों में डिप्रिसिएशन भी इंक्रीज हो जाती है। तो एक्सपेंस में ऐड करोगे। सही है, किसी एक्सपेंस में ऐड करोगे।
एडमिन में करवाएगा डिप्रिसिएशन, या वो अक्सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में करवाएगा। इसी तरह इम्पेयरमेंट अगर हुई है तो इम्पेयरमेंट यहाँ पे लेके आओगे, सब्सिडरी के इंटेंजिबल की हुई, गुडविल की हुई है ना, तो सब्सिडरी जिम्मेदार है। अगर फुल गुडविल मेथड है तो फुल लेके आओगे, अगर पार्शियल गुडविल मेथड है तो सिर्फ पेरेंट वाली लेके आओगे जो कैलकुलेट की है। तो इसीलिए ये जो लॉरेल वाला क्वेश्चन है, इसमें पहले उसने गुडविल कैलकुलेट करवाई है क्योंकि उसमें कोई ना कोई इम्पेयरमेंट वगैरह होगी, और फिर पी एंड एल बनवाई है। सही है। हालांकि पहले पी एंड एल बनती है फिर जो है ना एस एफ पी बनती है, तो उसने अपोजिट किया हुआ इस क्वेश्चन में। अच्छा, इम्पेयरमेंट भी हो गया। अब फॉर एग्जांपल वो कहता है कि भाई सब्सिडरी की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी, जिस तरह एस एफ पी में बोलता है, तो बस खामोश हो गया एग्जामिनर। तो जब उसने बोला कि उसकी कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी भी थी, तो आपने लाइबिलिटी उसको समझना है, प्रोविजन समझना है, तो उसका एक्सपेंस भी लेके आओगे। तो सब्सिडरी की कोई भी कंटिजेंट लाइबिलिटी होगी, हम उसको एज अ लाइबिलिटी एज्यूम करेंगे, प्रोविजन एज्यूम करेंगे। तो प्रोविजन क्या होता है? एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को इंक्रीज करना है। सही है। पर्क भी हो गया, इंट्रा ग्रुप भी हो गया, और एडजस्टमेंट्स भी होगी। जब हम लोग पी एंड एल बना लेते हैं, कंसोलिडेटेड पी एंड एल, ये ग्रुप ग्रुप प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट आ गया से कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद इसमें से, अब ये टोटल प्रॉफिट है ना, ये ना पेरेंट का है और ना ही सब्सिडरी का है, ये दोनों का है। क्या दोनों कंपनियां पूरी की पूरी पेरेंट की है? नहीं। तो कुछ एनसीआई की है। अब एनसीआई को कितना प्रॉफिट जाएगा, वो हटा दो, तो पीछे क्या बच जाएगा? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ऑफ पेरेंट। जो स्टेटमेंट का आंसर आया, उसमें से हम लोग किसी तरह एनसीआई वालों का हिस्सा अगर साइड पे कर ले, तो पेरेंट वालों का बच जाएगा। एग्जामिनर ने अपने एरर्स में ये बात भी लिखी है। ये फेस लिखा हुआ, फेस। आपको आईएफआरएस 10 कह रहे हैं कि आपने एनसीआई कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रेजेंट लाजमन करना है कि ये जो टोटल ग्रुप का प्रॉफिट निकला ना, इसमें से एनसीआई वालों का कितना और पेरेंट वालों का कितना, ये स्प्लिट करके आपने लाजमन दिखाना। सही है, ये कोई एंट्री नहीं है, ये कोई एडिशनल एंट्री नहीं होगी। सही है, कोई एडिशनल ट्रांजैक्शन नहीं है, हम जस्ट प्रॉफिट का एलोकेशन करेंगे बस। तो हमने क्या करना होता है, जब प्रॉफिट निकल आता है तो हमने एनसीआई को सेपरेट करना होता है। तो एनसीआई वालों को कितना प्रॉफिट जाएगा, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। एनसीआई को कितना प्रॉफिट जाएगा, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा, अब एनसीआई को यहाँ से ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है। ये इस तरह की स्टेटमेंट अगर बड़ी बनी हुई हो, एनसीआई वालों को कितना जाएगा, तो
मुझे यहाँ से भी 25% या 20% या 30% वो एनसीआई वालों को देना पड़ेगा, इधर से भी देना पड़ेगा, सब जगह से लेके देना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा काम हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड ने एक शॉर्टकट निकाला। उसने कहा कि भाई आप ये एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट जो लोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो टोटल ना लो। अब हमें तो टोटल की होगा, सब्सिडरी का लोगो कह रहा है, तो सब्सिडरी का प्रॉफिट ये होगा सारा, ये जो सब्सिडरी के रिजल्ट्स हैं। और फिर सब्सिडरी के रिजल्ट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स भी थी, तो यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो हमें स्टैंडर्ड ने एक आसान रास्ता बताया। समझा कि तुम प्रॉफिट ले लो। अच्छा, अब ये तो हमने क्वेश्चन से डायरेक्ट ले लिया, ये तो वो एडजस्टेड तो नहीं है, इसमें कोई पर्क वगैरह कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ हुआ अभी, ये तो क्वेश्चन से हमने डायरेक्ट लिया। तो क्वेश्चन से डायरेक्ट सब्सिडरी का प्रॉफिट ले लो। अच्छा, एक ये भी बात याद रखना, एक है पेरेंट, एक है सब्सिडरी। एनसीआई वालों को सिर्फ इसमें से कुछ मिलेगा, सही है, यहाँ से। इसीलिए सब्सिडरी का प्रॉफिट लेके आना, गलती से कहीं पेरेंट का ना ले आना एनसीआई की कैलकुलेशन में। तो सब्सिडरी का अनएडजस्टेड प्रॉफिट ले लो, अनएडजस्टेड प्रॉफिट, इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं हुई भी, क्वेश्चन से डायरेक्ट ले लो। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स कर लो, जैसे कि क्या पता टाइम अपॉर्चमेंट ना हुई भी हो, इस फिगर की तो नहीं हुई भी टाइम अपॉर्चमेंट, तो तुम करो, जितने मंथ्स बनते हैं उतने मंथ्स का प्रॉफिट लो। क्या क्या एडजस्ट किया था हमने, इसका असासा इंक्रीज किया था तो उस पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा हुई थी। डेप्रिसिएशन बढ़ाना मीन्स प्रॉफिट को गिराना। इम्पेयरमेंट, शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट, अगर फुल या फेयर वैल्यू गुडविल मेथड है, तो तब एनसीआई वालों को उनका हिस्सा मिलता है इम्पेयरमेंट का। नहीं तो पार्शियल गुडविल में तो एनसीआई के लिए हमने गुडविल कैलकुलेट ही नहीं करनी होती, तो उसमें इम्पेयरमेंट भी नहीं हम देते होते थे। बट अगर फुल या फेयर वैल्यू गुडविल मेथड है तो एनसीआई वालों को उनका हिस्सा दोगे। अच्छा, ये हम एनसीआई की कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं। अच्छा, स्टेटमेंट बन चुकी है, पिछली रिकॉर्डिंग्स में मैंने स्टेटमेंट पूरी की पूरी बता दी है, एग्जांपल्स बस करवानी है। अभी ये एक एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे हैं एनसीआई की कैलकुलेशन। और क्या एडजस्ट हुआ था सब्सिडी का, कंटिंजेंट लाइबिलिटी को हम प्रोविजन कंसिडर करेंगे, तो ये प्रॉफिट को गिरा देगी सब्सिडी का। अच्छा, वो इंट्रा ग्रुप सेल परचेज, इंट्रा ग्रुप फाइनेंस कॉस्ट एंड फाइनेंस इनकम, तो वो चीज़ें वो एंड रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं लाती। सही है, एंड रिजल्ट पे फ़र्क नहीं लाती थी, ये देखो इसने, लाइक हमने यहाँ से भी इंट्रा ग्रुप माइनस किया था, इधर से भी किया था, और कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरह सूद भी। तो जो एक तरफ वाली ट्रांजैक्शन होती है ना, जिस तरह डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट एक ही दफ़ा हो रही है, सही है, एक ही जगह पे, कंटिजेंट लाइबिलिटी एक ही जगह पे कहीं प्रोविजन में लिखेंगे, तो जो एक तरफा ट्रांजैक्शन है ना, तो वो क्या है, ये देखो, ये तो इंट्रा ग्रुप है ना, तो सब्सिडरी का एसेट बढ़ाना तो इंट्रा ग्रुप तो नहीं है, सब्सिडरी की गुडविल इम्पेयर करना तो इंट्रा ग्रुप तो नहीं है। इंट्रा ग्रुप में दो तरफा ट्रांजैक्शन होती है, तो इंट्रा ग्रुप वाली ट्रांजैक्शन प्रॉफिट्स में फ़र्क नहीं लेके आती, क्योंकि वो दो तरफा होती है। बट सब्सिडरी की जो अपनी ज़ाती ट्रांजैक्शन हैं, वो तो सब्सिडरी के रिजल्ट्स में एडजस्ट होंगी।
इम्पेयरमेंट भी माइनस करनी है एनसीआई के हिस्से की। और इसमें क्या आता है, आई थिंक बस कंप्लीट हो गया, यही है। जो भी प्रॉफिट आएगा वो होगा एडजस्टेड प्रॉफिट, सही है, वो सब्सिडी का एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। अच्छा एक चीज़ रह गई अभी याद आया। और माइनस करने इफ सब्सिडरी इज सेवन, सही है, ऐसे माइनस करना था। अब तक पूरी हुई। तो इम्पेयरमेंट यहाँ पे पूरी लिख देना, डेप्रिसिएशन भी पूरी, सब कुछ पूरा पूरा। जब एंड आंसर आ जाए ना फिर एनसीआई की परसेंटेज लगा दो। और नहीं तो एक और तरीका ये है कि फिर सबके साथ, अगर एंड में नहीं लगानी तो सबके साथ परसेंटेज लगाते जाओ, तो एंड आंसर आएगा ही क्या, एनसीआई के हिस्से वाला, क्योंकि सबके साथ परसेंटेज लगी हुई थी। बट सबको टोटल में नेट ऑफ कर लो और एंड में एक ही दफ़ा एनसीआई की परसेंटेज लगाओ, तो दिस इज़ मच बेटर, इजी भी है, बार बार लगानी नहीं पड़ेगी ना। तो एनसीआई कैसे निकलता है, देखो मैंने कोई भी एनसीआई की परसेंटेज नहीं लगाई अभी तक, पहला फिगर लिखे कोई परसेंटेज नहीं लगाई। डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू इंक्रीज या डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल, एंड आंसर पे लगा दो एनसीआई की परसेंटेज। तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई। फॉर एग्जांपल टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ रहा था हमारा 4 मिलियन, हमने एनसीआई की 1 मिलियन, तो 4 में से 1 हटा दो तो ऑटोमेटिकली बाकी पेरेंट का हो गया, सही है, पेरेंट का आ जाएगा। अच्छा फॉर एग्जांपल अब आपको ये क्वेश्चन में इसके बाद ओसीआई दिया हुआ होता और ओसीआई में रिवैल्यूएशन होगा, तो फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन इस साल का है 3000 और 4000, तो इस पे क्या रूल है, इस पे क्या रूल होगा, तो डिस्कस करते हैं।
एनसीआई का फार्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पर। जब प्रॉफिट निकल आता है ना, ग्रुप प्रॉफिट, तो फिर उसके बाद हेडिंग डलती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहाँ लिखोगे रिवैल्यूएशन। अब इन दोनों का रिवैल्यूएशन कितना कितना हुआ था, तो हम लोग कितना लिखेंगे, हम लोग कितना रिवैल्यूएशन लिखेंगे ग्रुप ग्रुप स्टेटमेंट में। ग्रुप स्टेटमेंट में क्या सिर्फ पेरेंट का लिखें या दोनों का लिखें, और या तो पेरेंट का पूरा लिखें और सब्सिडरी का सिर्फ पेरेंट वाला लिखें, क्या करें। पेरेंट वाला वैसे क्यों लिखें सिर्फ, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में तो एनसीआई भी तो है, ये तो नहीं है कि एनसीआई नहीं है, सिर्फ पेरेंट की ही निकाला। तो रिवोल्यूशन टोटल लिखते हैं। अच्छा, अब टोटल लिख दी तो स्टेटमेंट का आंसर आ गया 47। सही है। अब देखो एनसीआई जो हमने निकाला होगा, एनसीआई शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाला होगा, ये जो पेरेंट और सब्सिडरी का गिवन होती है ना वैल्यू, ये वाली, तो हमने सब्सिडरी का क्वेश्चन में से वैल्यू लेनी है। अभी मैंने ये वर्किंग करवाई है। और इसको एडजस्ट करना है। हमने प्रॉफिट लिया, सही है, इसमें से लिया सब्सिडरी का, इसमें से अभी प्रॉफिट बांट रहे हैं और सीआई नहीं बांट रहे हैं। तो यहाँ से एनसीआई का शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है। बट एनसीआई शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन वो भी इधर ही लिखा जाएगा। जितना भी सब्सिडरी का ओसीआई है ना, जितना भी सब्सिडरी का ओसीआई है, उसमें से एनसीआई को भी हिस्सा मिलता है। ठीक है? तो 20% एनसीआई है, तो सब्सिडरी की ओसीआई भी 20% इसकी है। जिस तरह प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट का 20% एनसीआई का था, तो ओसीआई भी किसकी है, एनसीआई वालों की 20%। तो स्टेटमेंट में टोटल दिखाया, एनसीआई वालों सब्सिडरी की ओसीआई में से अपना हिस्सा दे दिया इस 4,000 में से। सही है, एनसीआई वालों को इस 4,000 में से हम लोग उनका हिस्सा देंगे। इस 3,000, ये 3,000 पेरेंट का, ये उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, स्टेटमेंट में पूरा लिखा 7, और जब वर्किंग कर रहे थे पहले उसमें लिखा 20% से, तो बाकी का 80% किधर गया। जब हम टोटल प्रॉफिट में से ये निकाल देंगे, टोटल प्रॉफिट में से तो क्या आएगा, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ग्रुप, तो इसी तरह टोटल ओसीआई में से, टोटल ओसीआई कितने हैं, 7, उसमें से 4 का 20% उनको दिया, मतलब 800। प्रॉफिट टू ग्रुप आ गया ना।
अब OCI टू ग्रुप देखो। पेरेंट का पूरा पूरा, पेरेंट का पूरा पूरा, और सब्सिडरी वाले का 80%। क्यों? क्योंकि 20% सब्सिडरी वाले का एमडी को चला गया, तो बाकी 80% OCI किसको आएगा? ग्रुप को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है, सही है। जैसे ही स्टेटमेंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसके फौरन बाद हम लिखते हैं NCI, और उसके लिए वो वर्किंग करनी पड़ती है, तो उस वर्किंग्स में से निकाल लेते हैं NCI, और इसमें से माइनस करते हैं, तो ग्रुप शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाता है। सही, बैलेंसिंग फिगर माइनस करते हैं ना, फिर ये आता है। और इसके लिए वर्किंग करनी पड़ती है NCI की। अच्छा, फिर इसके बाद लिखा जाता है NCI वालों को गाइस मिलेगा सिर्फ सब्सिडरी की OCI में से। सही है। फॉर एग्जांपल OCI गिवन किया हमें, तो स्टेटमेंट में तो पूरा पूरा ही दिखाएंगे। सही है, स्टेटमेंट में इसी स्टेटमेंट में पूरा दिखाएंगे। मैं NCI की वर्किंग की बात कर रहा था, स्टेटमेंट में आप इसको पूरा दिखाओगे। सही है, स्टेटमेंट में पूरा। नीचे जब वर्किंग कर रहे होगे ना, उसमें जब NCI कर रहे होगे, तो NCI में सब्सिडरी की OCI का 20% लगाओ, और जब प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ग्रुप निकाल रहे होंगे, सही है, या OCI एट्रीब्यूटेबल टू ग्रुप, OCI टू ग्रुप, ग्रुप निकाल रहे होंगे, ये कितना जाएगा? पेरेंट को कितना जाएगा? पेरेंट का अपना भी, और सब्सिडरी की OCI 80%। एनसीआई वालों को सब्सिडरी से 20, पेरेंट को, पेरेंट का अपना भी, और सब्सिडरी से 80%। इसको मैं एग्जांपल करवाता हूँ, अभी ढेर सारी भेजता हूँ, इसके सारे क्वेश्चन आज भेजता हूँ, CCAD भी करवाता हूँ।